सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त बड़ा खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान तेल के लिए बड़ी हद तक इसी खित्ते पर रिलाई करता है। इस तरह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी खलीजी ममालिक में काम करती है। इसीलिए किसी भी बहरान के दो बड़े असरात होते हैं, तेल महंगा होना और फिर रेमिटेंसेज में कमी। हालिया सूरत हाल में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 21% और डीजल की कीमत में 19.6% इजाफा किया और इस फैसले से महंगाई पर फौरी असर पड़ता है। अंदाजा है कि सिर्फ इस इजाफे से महंगाई में 8% तक का इजाफा हो सकता है। इसमें पेट्रोल का असर 3.12% है, डीजल का 5.8% है। अब ये इजाफा आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा बोझ है क्योंकि ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया सभी कुछ महंगा हो जाता है। पाकिस्तान का तेल का इंपोर्ट बिल भी खलीज की सूरत हाल से शदीद मुतासर होगा। मार्च से जून तक तकरीबन 28.3 मिलियन बैरल तेल की ज़रूरत है। अगर आलमी कीमत 85 से $130 फी बैरल जाती है तो पाकिस्तान को इजाफी 0.5 से 1.7 बिलियन डॉलर का बोझ उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ रेमिटेंसेज भी इस वक्त शदीद खतरे में है। इस वक्त पाकिस्तान को औसतन 2.06 अरब डॉलर माहाना रेमिटेंसेज मिल रही हैं, लेकिन अगर खलीजी बहरान बढ़ता है तो यह रकम हर माह 535 मिलियन से 906 मिलियन डॉलर तक कम हो सकती है। यह कमी बराह रास्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और करंट अकाउंट पर दबाव डालेगी। पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 28 बिलियन डॉलर की जरूरत होती है। इसमें से 16 बिलियन डॉलर रोल ओवर होते हैं जबकि 12 बिलियन डॉलर नए जराए से आते हैं। अब ऐसे में अगर तेल महंगा हो और रेमिटेंसेज कम हो तो माली दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान अक्सर IMF की तरफ जाता है। एक्सपोर्ट्स का मसला भी बहुत अहम है। गुज़िश्ता 10 साल में एक्सपोर्ट्स तकरीबन एक ही सतह पर कायम है। फिस्कल ईयर 2022 में एक्सपोर्ट्स 32.5 बिलियन डॉलर थी, जबकि 2024 में भी ये तकरीबन इसी फिगर के आसपास रही हैं। यानी रुपए की कदर कम होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकी हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक्सपोर्ट्स में 70% रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, जिससे असल मुनाफा कम रह जाता है। हकीकत यह है कि हर $100 की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को सिर्फ 15% खालिस प्रॉफिट मिलता है। फिर अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग भी बड़े मसाइल हैं। इससे फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान होता है। अब इस सूरत हाल में एक मुमकिन हल तो यह है कि रेमिटेंसेज पर हद को बढ़ा दिया जाए। अगर हर फर्द $1 लाख तक भेजने की उसको इजाज़त दे दी जाए तो 4 लाख अफराद से तकरीबन 24 बिलियन डॉलर आ सकते हैं और इससे 15 से 20 बिलियन डॉलर इजाफी भी हासिल हो सकते हैं और इसको पाकिस्तान के लिए एक प्लान बी के तौर पर भी आप तसव्वुर कर सकते हैं। अब इसी तरह न सिर्फ आलमी डिमांड में कमी की वजह से मईशत को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि इससे IMF प्रोग्राम से भी बाहर आने में खासी मदद मिल सकती है। और अगर रुपए की कदर 280 से कम करके इस वक्त जो डॉलर की वैल्यू है वो 253 पर आ जाए तो इससे भी महंगाई में 6% कमी हो सकती है। इससे इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और मईशत को भी सहारा मिल सकता है। सब कुछ मुमकिन अगर हो सकता है तो क्यों हुकूमत नहीं कर पा रही है, और जो हमारे थिंक टैंक्स हैं इकॉनमी के वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अशफाक तोला साहब से। साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं, एडवाइज़र हैं साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये वो तमाम नुकात थे जो अभी रिसेंटली आपकी पब्लिकेशन में भी मौजूद हैं और इससे ज़ाहिर है हुकूमत को भी मदद मिल सकती है चीज़ों को समझने में और आगे स्टेप्स उठाने में। लेकिन वो स्टेप्स जो ज़रूरी हैं क्या वो उठाए जा रहे हैं आपकी नज़र में? इस मौजूदा क्राइसिस से कैसे निकलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच और आपके तमाम नादरीन को रमज़ान करीम। ताकरात भी है, इबादतों में याद रखिएगा। देखिए एक्चुअली ये मैंने आर्टिकल बड़ी वेल रिसर्च करके हमारी टीम बनाती है और ये आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा था कि ये गाए बगाए में ये चीज़ें मैं कहता आ रहा हूँ और इसमें मसले ये हो रहे हैं हमारी कि कुछ हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो प्रो IMF होते हैं और उनकी कुछ अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, मगर बाय एंड लार्ज होता यही है कि हमारे यहाँ पर रिस्क अवर्जन बहुत ज़्यादा है। 13 से 17 का जो हमने 13 से 16 का जो IMF का प्रोग्राम किया था हमने, वो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल और उसमें हमने डिवैल्यूएशन भी नहीं की, इनफैक्ट रिवैल्यूएशन हुआ टू एन एक्सटेंट, इंटरेस्ट रेट भी हमने कम किए, इन्फ्लेशन भी कम की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ाए थे। और इसमें ये फिर इल्ज़ाम लग गया था कि जी हमने करेंसी डॉलर मार्केट में फेंक के हमने कोशिश की थी कि करेंसी को स्टेबल रखें, विच वॉज रॉन्ग। असल में हमारे यहाँ होता यही है अरबाब के हर 2-3 साल में ना, जब आप करेंसी को स्टेबल रखने की कोशिश करते हो तो हमारी एक लॉबी है
जो कि वो खड़ी हो जाती है कि नहीं जी देखें एक्सपोर्ट तबाह हो गई। अरे भाई एक्सपोर्ट कौन सी तबाह हो गई? ये जो आपने कभी फिगर दिए, ये सारे फिगर हुए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, मेरा कोई नहीं है इसमें। सही। 32.5 बिलियन डॉलर की आपने एक्सपोर्ट की थी, दैट वाज इन 2022, ठीक है ना जी। और उस वक्त आपकी जो एवरेज करेंसी रेट पूरे साल का था 177 रुपए पर डॉलर था। सही। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपने 2024 में 32.4 बिलियन यानी 100 मिलियन डॉलर कम किया और आपका एवरेज करेंसी रेट था 274 रुपए या 277 रुपए पर डॉलर। अब मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है कि आप सिर्फ रोना धोना करके और आप ये काम करेंगे जी कि आप अपनी डिवैल्यूएशन करा लें, और हर 10 रुपए पे जो डिवैल्यूएशन होता है 2% की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो भाई किसका कितनी रकत का सवाब है? पेट्रोल का 10 रुपए बढ़ता है तो 1% बढ़ती है इन्फ्लेशन, बट डीजल ये अपना करेंसी डिवैल्यू करता हूं तो ये 2% हो जाती है। इसकी वजह ये है, और IMF का ये इंटरेस्ट रहा है पाकिस्तान में हमेशा कि आप करेंसी हाई रेट पे रखें, ग्रोथ को स्लो करें, क्योंकि उनके प्रोग्राम फिर वरना नहीं चलेंगे। मैं बड़ा ओपनली आपको कह रहा हूँ। अच्छा। अब ये प्लान बी की जो आप बात कर रहे हैं, प्लान बी ये वो वाला प्लान था जो 2023 के जो क्राइसिस आए थे, IMF ने जब हमें मना कर दिया था और काफ़ी ये सब चीज़ें जब इसमें बहुत ज़्यादा सवालिया निशान हो गए थे, तो एक प्लान बी की बात हो रही थी और लोग वाकई तौर पे इस पे सोचते थे कि यार ये क्या प्लान बी होगा, कौन से ऐसे बड़े हकीम आ गए जो IMF के डॉक्टरों से और स्पेशलिस्टों से ज़्यादा ये बात करते हैं। तो उस वक्त ये कंसीव किया गया था, ये डेटा और ड्रिवन और ये सारा रिसर्च ओरिएंटेड प्लान भी था। कोई ऐसे हवा में तीर नहीं चला दिया गया था। यार इस मिट्टी में हम भी पैदा हुए हैं, हमें भी पता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है, हमें भी पता है टैक्स का निज़ाम कैसे चलता है। ये सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है जिंदगी भर यही काम किए। मसला ये है अरबाब के जो प्लान बी की बात करें ना, ये आप प्रैक्टिकली देखें तो फाइनेंस बिल में 2023 के इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और जब ये कर दिया गया था तो काफी थरथरी मची थी। और ये कोई ऐसा नहीं था कि जो हमने अभी वोक अप ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड हमने कहा ये कर डालो, नहीं, इसको रिसर्च करके किया गया था। इसमें आपने देखा होगा बड़ी एवरेज हमने एक फिगर निकाली है कि 50 लाख तक अलाउड है अभी प्रेजेंटली, उस वक्त भी यही अलाउड था। एवरेज 30 लाख रुपए का आता है, और 3.5 से 4.5 लाख के दरमियान ऐसे लोग होते हैं डिफरेंट ईयर्स में जो कि ये अमाउंट भेजते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें इसलिए 50 लाख तक की लिमिट है, इसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड है। लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी वी आर एक्सपोज, आप हमसे सवाल भी करो, 50 लाख से ऊपर भी भेजते हैं, 1.5, 2 करोड़ 3 करोड़ भी भेजते हैं। बट वो होते हैं बाय एंड लार्ज जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है। देखिए अभी ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है हमें, क्योंकि इस वक्त दुनिया में मारामारी है और दुनिया में इस वक्त कोई कंट्री सेफ नहीं है। आपने देख लिया होगा हमारे पड़ोस में या दुबई को देख लें तो एक सेफ हेवन माना जाता था, यहाँ से लोग भागने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। 3-3 लाख डॉलर की फ्लाइटें गई हैं चार्टर सर, सिर्फ दुबई से ओमान तक की, जिसमें 20 से 30 लोग थे। बट व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड कि हमने ये रिसर्च की थी, हमने 1 लाख डॉलर रखा, तो जब लगा तो वो थरथरी मच गई थी। और मेरा ख्याल है कुछ लोग बिल से निकल के आ गए कि यार ये तो डिफॉल्ट हो जाएगा, तक ऐसी कोई चीज नहीं थी। देखिए ये जरूर था कि हमारे दोस्तों ने हमें कहा कि यार आप IMF के प्रोग्राम में आ जाएं, बट आप हमेशा देखें जिंदगी भर हमने इनके मिन्नते तरले किए हैं, हम इनके साथ बैठ के भाई किसी ना किसी तरीके से रोल ओवर करा लेते हैं। अगर हमारी टीम्स या जो हमारे मुख्तदर हल्के हैं अगर एक मरतबा उनको कन्विंस कर लेते कि यार 2 साल के लिए हमें आप हमारे कहने पे अमल करने दो, हम वही सारी कदकाने अपने ऊपर लगाएंगे जो IMF हम पे लगाता है, बट हमें अपनी इकोनॉमी को खुद ठीक करने दो। तो मेरा ख्याल है चांस लेना वर्थ था। देखिए जिस वक्त ये डॉलर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, और मैं आपको मई का महीना भी देता हूँ, मुझे शायद याद नहीं है 17-18 मई थी, ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल छपा था, उसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान के डॉलर की कदर व कीमत 245 रुपए सम पैसे पे थी। उस वक्त आपका डॉलर ट्रेड हो रहा था 278 रुपए पे। उस वक्त मैंने ये सवाल उठाया था, मैं उस वक्त स्टेट मिनिस्टर था, कि भाई जब आप हमें कहते हो हमें लाने दो ना नीचे, हमें नीचे लाने दो अपनी करेंसी को, भाई हमारा इन्फ्लेशन कम करो। आपकी वजह से 160 से हम 290 पे जब लेके गए थे तो 26% मेरा इन्फ्लेशन बढ़ा था, उसकी वजह से कोहराम मच गया था मेरे गरीब गुरबा आवाम में और सब में।
इनफैक्ट जो मिडिल क्लास थी वो लोअर मिडिल क्लास में चली गई थी, तो उस वक्त नहीं करने दिया गया। अच्छा, हमारे कुछ 4 अल्लाह का शुक्र है ऐसे 5 लोग होते हैं जो हमेशा IMF उन्होंने काफी इसकी मेरा ख्याल है बड़ी मुखालफत की। मुखालफत करने के बाद एक दिन ऑन वन फाइट इवनिंग वी केम टू नो कि जी IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं दोबारा, और PM साहब शहबाज शरीफ साहब भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी वी कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। बिल्कुल शायद हो सकता है उनके माइंड में वो भी पॉइजन ही किया जाता है, उनके माइंड में ये था कि यार आखिरी साल है, कहीं ऐसा ना हो कि केयर टेकर सेटअप है वो संभाल ना सके और उनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो डिफॉल्ट हो जाए और उसका सारा मलबा हम पे गिर जाए। पॉसिबिलिटी है, ये भी उनकी सोच हो। और ये सारे जो हमने प्लान किए थे कि जो $1,00,000 हम कर देंगे, जो एक इंट्रोड्यूस्ड लॉ में कर दिया गया था, असेंबली में प्ले हो गया था, सेनेट में भी ले हो गया था, और सारी ताजिर तंजीम में जितने भी लोग थे मुल्क में बड़े खुश थे कि यार कम से कम हमारा बाहर का पैसा वापस आ जाएगा। हमें रिवर्स करना पड़ा और वही बैक टू स्क्वायर वन हम हो गए, फिर हम वही कर्जों में आ गए, फिर हमने वही एक हद तक 290 और 280 की डॉलर पे अब लेके आए, और ये हमें सब फिर उनकी कदमें माननी पड़ी। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको एक मरतबा आपको हिम्मत करनी। आज सब हर आदमी कहता है हमें IMF से छुटकारा लेना है, तो भाई जब हम ले रहे थे तो क्यों अच्छा, साहब एक ज़िम्नी सवाल इसमें ले लीजिएगा, ये फिस्कल स्पेस अभी भी मौजूद है 250, 52, 53 पर डॉलर को लेकर आने का, जिससे 6-8% अभी भी महंगाई में कमी वाकई हो सकती है, क्योंकि अब तो ये पिछले 15-20 रोज में हालात बहुत तेजी के साथ तब्दील हुए, अभी भी ये स्टेप लिया जा सकता है थोड़ी हिम्मत करके? मेरी बात सुने ना, देखें मैं ये नहीं कहता कि आप ले या ना ले, डिमांड सप्लाई की बात है ना, इस वक्त इम्पोर्ट भी नहीं हो रही ना। देखिए आपका रेमिटेंस अगर नहीं आएगा तो आपकी इंपोर्ट भी कम होगी ना, इस वक्त आपकी कंजम्पशन भी कम हो रही है फ्यूल की, जो मैंने चेक किया अपने ज़रायों से, तो ये सब चीज़ें आपको मिटिगेट हो जाती हैं। आप हिम्मत तो करें ना। देखिए अभी इस वक्त स्टेट बैंक ने 2 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर $26 बिलियन मार्केट से बाई किए, तो वो कहाँ से आए पैसे? कोई सरप्लस अवेलेबल है मार्केट में तो ही आया ना आपके पास, वरना ये कहाँ से आए हैं पैसे? तो आज देख लें मार्केट की कंडीशन की, स्टेट बैंक बेहतर जानता है। आप एक देखें इस वक्त दुनिया में अगर आप देखें तो यूरो के अगेंस्ट, पाउंड के अगेंस्ट, स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट और कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट इवन ये डॉलर वीक हुआ है, अमेरिकन डॉलर हमारी रीजन में स्ट्रांग हो रहा है, इंडिया में स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि उनकी एक्सपोर्ट्स के बड़े मसले हो गए थे और टैरिफ की वजह से। बांग्लादेश में टर्मोइल है, इनका एक्सपोर्ट का मसला था, हमारा तो वो कोई मसला ही नहीं था, हम तो अपने हिसाब से चल रहे थे। और आज भी आप देखें हर हफ्ते में या 2 हफ्ते में 10 पैसे डॉलर आपका गिर जाता है। इसका मतलब है आपके पास स्टेट बैंक के पास सरप्लस मिल रहा है, तो आप स्टार्ट तो लेना। स्टेट बैंक आप पूछ रहे हैं इनके, वो कभी मेरी बात का जवाब नहीं देते। मेरा तो एवरी मंथ आप देखते हैं छपता, हम एवरी मंथ वैल्यू कर देते हैं करेंसी को। और किसी लोगों ने, अदन मजाक कह रहा हूँ, बल्कि लाइटर साइड पे मुझे किसी बंदे ने कहा, बोला तो लगा आपने हम पे एक बहुत बड़ा करम किया हो। मैंने कहा जी क्यों? बोलते जी अगर आप ये रोज ना शोर मचाएं कि 253 का 250 का डॉलर है तो ये 300 का कर देंगे। आज आप देखें एक लॉबी है वो हमेशा निकल पड़ती है, बिल्कुल बिल से आते हैं। 2 साल करेंसी स्टेबल हो, उनको इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर नहीं आता, इनको मजा नहीं आता। इनको होता है कि भाई हमारे जो फॉरेन करेंसी हमें बाहर मिलेगी। अब देखें ना 10% इनके एक्सपेंडिचर बाहर रख लेते हैं। ये किसने ऑडिट किया आज तक कि क्या उस पर खर्चा हुआ है? मुझे बताएं। बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया उसी आर्टिकल में, वैल्यू एडिशन का 20% दे देते हैं वो, कि अगर से आपके $100 के आपने एक्सपोर्ट की है और आपने $70 की इंपोर्ट की, जो हमारा केस है, तो $30 का 20% यानी $6 आप मुल्क के अंदर बांग्लादेश में एक अकाउंट में रख सकते हैं, जहां से आप अपने सारे मार्केटिंग और एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को कैटर कर लें। तो ये हम भी रख ले सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम इस गाइस में कहते हैं कि हमारी स्टेट बैंक सख्त है, स्टेट बैंक हमारी है ना, हम इसको नरम भी कर सकते हैं। ये तो नहीं है ना स्टेट बैंक को आसमान से उतर के आइए, हम रेगुलेशन उनको बोलेंगे ठीक बनाओ, गवर्नमेंट इसमें अपना इंटरफेरेंस कर सकती है, इंडिपेंडेंट जरूर है वो, मगर हम कर सकते हैं। तो ये आप क्यों नहीं कहते? अब मैं आपको एक यकीन के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बाहर ये पैसे रख के बाहर मुल्कों में फैक्ट्रियां खोल ली हैं, प्रॉपर्टियां ले ली हैं, उनका किसी ने हिसाब लिया है आज तक? आप मुझे बताएं। तो अशफाक साहब, ये अभी जो ज़ाहिर मिडिल ईस्ट की भी इकोनॉमी इस वक्त स्लो डाउन हो रही है इन हालात में, रेमिटेंसेस का भी हमारे एक बड़ा इशू है कि वो कम हो सकती हैं, खदशा है। पिछले 1-1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा हम उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो अब ये इसका जो हल आपने तजवीज़ किया है वो कैसे काबिल अमल हो सकता है कि ये इसकी लिमिट को बढ़ा दिया जाए, तो इससे जो एक ओवरऑल अभी कमी वाकई होने वाली है फिर वो कवर अप हो जाएगी?
देखिए, ये तो उस वक्त का हिसाब था जब इतने रेमिटेंसेस नहीं आ रहे थे और माइनस में जा रहा था। आपको पता है मुल्की हालात भी थोड़े से टर्मोइल की तरफ थे, एजिटेशन से, बड़े धमकियां आ रही थी हमें, ठीक है ना। तो ये उस वक्त के ये फिगर थे। तो मैं आपको आज भी कह सकता हूँ, आज अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसकी रिसर्च करवा सकती है, कर ले, देख ले। देखिए आप मुझे, अब तो लोगों को विंडो चाहिए कि पाकिस्तान में पैसे ले आने का। भाई बाहर का तो कोई भरोसा ही नहीं है ना। आप मुझे बताएं, पहले मिडल ईस्ट में प्रॉपर्टी लेते, अब मिडल ईस्ट की प्रॉपर्टी 1/3 2/3 कम हो गई है। लोग वहाँ प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, तो लोग बेच रहे हैं तो जाहिर बात है वहाँ पैसा पड़ा हुआ है ना। तो आप उनको अलाउ करें, लोगों को ब्रीथिंग स्पेस दें, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ ये पैसा आएगा। आज आप चेंज कर दें, मगर मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ ये नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, साबिक वज़ीर एडवाइज़र साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मामले पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त दुनिया के हालात के पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरात मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम अब अप्रैल से नवंबर तक इसको मौखर कर दिया गया है, जिसका मकसद आलमी इन्वेस्टर्स की ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाना है। ये इवेंट जो कि इस साल अप्रैल में मुनक़िद होना था, अब ये 6 महीने की ताख़ीर से नवंबर में मुनक़िद होगा। और ये फ़ैसला अब ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरी दुनिया की सूरत हाल हमारे सामने है। ख़ित्ते में जोग्राफियाई कशीदगी, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल आलमी सफ़र और इन्वेस्टमेंट के माहौल को मुतासिर कर रही है, और ख़ित्ते में जंग से आलमी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क का तासुर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे माहौल में अप्रैल में आलमी इन्वेस्टर्स की कम शिरकत का खदशा था, जबकि नवंबर में हालात निस्बतन स्टेबल होने की तवक्को है। और इस तब्दीली से हुकूमत और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी और फिर आलमी आउटरीच का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान का मिनरल सेक्टर बहुत बड़ा, बहुत वसी है, लेकिन अब तक बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक मिनरल डिपॉजिट्स की मालियत तकरीबन $6 ट्रिलियन तक हो सकती है। खासतौर पर रेकोडिक जैसे मंसूबे में 50 से 100 अरब डॉलर की कैपेसिटी मौजूद है, जिस पर बहुत तेज़ी के साथ काम भी चल रहा है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि फिस्कल ईयर 2026 के इब्तदाई 8 माह में कुल $1.1 अरब की FDI में से सिर्फ 5 से 7% हिस्सा मिनरल सेक्टर को मिला है, जो कि कमज़ोर कारकर्दगी को ज़ाहिर कर रहा है। और फिर पाकिस्तान की मिनरल एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2025 में तकरीबन $1.2 अरब रही, जबकि आइंदा साल में 10% का इजाफा भी इसमें हो सकता है। आलमी सतह पर कॉपर के साथ साथ लिथियम और रेयर मिनरल्स की डिमांड बढ़ रही है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी के बाइस, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से चाइना इस सेक्टर में सबसे बड़ा और तेज़ रफ्तार इन्वेस्टर है, जो CPEC के तहत बड़े पैमाने पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके मुकाबले में मगरबी ममालिक जैसे कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मोहतात मगर मेयारी इन्वेस्टमेंट लाते हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड रेकोडिक मनसूबे में तकरीबन $5.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है। मगरबी इन्वेस्टर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ माहौल दोस्त तरीके और वैल्यू एडिशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे मकामी मईशत को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बरक्स चाइना तेज़ी से और बड़े पैमाने पर काम करता है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि PMIF 2026 में $2 से $3 बिलियन के मुआहदे मुतवक्के हैं, जो कि पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर को मजबूत बना सकते हैं। अगर दुरुस्त पॉलिसी और सिक्योरिटी फराहम की जाए तो ये शोबा 2030 तक GDP में 3% हिस्सा भी डाल सकता है। आपने जो नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं, इससे कैसे निपटना होगा, और इस साल जो बड़ी एक्सप्लोरेशन हो सकती थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, कि अब वो हालात बेहतर होने के बाद आ सकेगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला भी। जो बड़ा इवेंट अप्रैल में होना था और इससे बड़ी तवक्को थी कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आएंगे, बड़ी कंपनीज आएंगी, पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर को मजीद एक्सप्लोरेशन मिलेगी। अब इस 7 माह की इसमें ताख़ीर होने जा रही है। एक बेहतर फैसला है इस वक्त हुकूमत का ओवरऑल हालात को देखते हुए? बिल्कुल अहबाब, देखें ये फैसला कुछ थोड़ा सा लेट हुआ है, क्योंकि इस साल जितनी कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो रही थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, सऊदी अरेबिया, US, बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रही थी, क्योंकि जब से क्रिटिकल मिनरल का चैप्टर ओपन अप हुआ है, रेयर अर्थ एलिमेंट का चैप्टर ओपन अप हुआ है, प्लेसर गोल्ड का चैप्टर ओपन अप हुआ है,
बहुत से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में सोच रही हैं। अब ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऐसा डिसीजन है कि अगर हम इसको 8-9 अप्रैल को करते, जो लोकल कंडीशन है पाकिस्तान की, क्योंकि जिन इन्वेस्टर ने, जिन कंसल्टेंट ने ग्लोबली आना है, तो डेफिनेटली एक फैक्टर है एयर फ्लाइट्स का, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। सेकंड इशू ये है कि हम उस टारगेट को मीट अप ना कर पाए जो हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि व्हाट वी हैव टू गेन एट PMIF 2026 में। सो ये एक अच्छा फैसला है, इसको पोस्टपोन किया गया और इसमें जो होमवर्क है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अभी पिछले 6 माह के अंदर 3 ऐसे मेजर इवेंट हुए हैं, जो कि सबसे पहले सऊदी मिनरल फोरम, उसके बाद साउथ अफ्रीका में माइनिंग एंड डाबा, उसके बाद 1 से 4 मार्च को कनाडा के अंदर PDAC, और चौथा इवेंट पाकिस्तान का था। और इस आई पर्सनली लो, इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में आ रही थी और बहुत से लोगों ने टिकट्स भी करवा ली थी, लेकिन अब डेफिनेटली वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, हम अपना थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और चीज़ों को बेहतर लाएअमल की तरफ लेके चलेंगे। आपने भी इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट ऐड किया है कि हमने बेसिकली चीज़ों को फैसिलिटेट कैसे करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MOU होने से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इन्वेस्टमेंट तब आती जब हम अपने क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करते हैं, हम अच्छा डेटाबेस शो करते हैं। अगर आपको अगर बात मैं बताऊं कि 5 ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक बहुत हॉट कमोडिटीज़ है, जिसमें एक कॉपर है, गोल्ड है, एंटीमनी है, उसके साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और उसके अलावा मेटालिक जोन्स हैं। ये ऐसी कमोडिटीज़ है कि अब इतनी ग्लोबल क्लस्टर मौजूद है पाकिस्तान में कि हम इस पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और हमने जिस चीज़ को लेके चलना है अच्छे डेटाबेस के साथ, अच्छे वर्क के साथ, किसी भी चीज़ में अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो बहुत बड़ा बैकलैश होगा हमारे इदारों के ऊपर। क्योंकि अगर हम हमारा कोई भी गवर्नमेंट इदारा अगर कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हर कंपनी कहती है कि हम कंप्लाइंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना अच्छा हमारा कंप्लाइंस बेस्ड काम होगा, इन्वेस्टर ऐसे हैं लाइक फ्रॉम स्विस, फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, दे कम एंड दे साइन द एग्रीमेंट। तो हमें अक्सर मैं कहता रहता हूँ, हमें डेटाबेस पे काम करना है, हमें अपना होमवर्क रेडी करना है। और अब ये जो 6 माह मिले हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली पोर्टफोलियो शोकेस करके अच्छे MOUs और अच्छी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ला सकती है। तो अब हनान साहब, ये जिन 5 कमोडिटीज़ की आपने बात की, इसमें इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है? इसका इस वक्त ये रिजर्व्स हमारे पास कितने मौजूद हैं, और फिर ये रॉ मटेरियल निकाल के हम इसमें कितनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, यानी कितने बड़े गेम चेंजर के तौर पर 5 कमोडिटीज़ अपना रोल प्ले कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब आप इस वक्त सबसे हॉट कमोडिटी जो नंबर 1 पे आ गई है वो गोल्ड आ गया है, क्योंकि गोल्ड में 2 तरह की गोल्ड अकरेंसीज होती हैं। एक हमारे साथ जो हमारे पास ये कॉपर पॉर्फरी बेल्ट होता है, उसमें कॉपर के साथ गोल्ड एसोसिएटेड होता है। एक गोल्ड है जो कि हमारा प्लेसर गोल्ड है, ये इस वक्त बड़ी हॉट कमोडिटी है। और आपको बताऊं, गिलगित, GB में, स्कर्दू में, खपलू में, हुंजा से लेके अगर हम जगलोट हैं, जगलोट से नीचे पूरे इंडस के साथ तरबेला डैम है, और तरबेला डैम से नीचे काला बाग तक, ये सारे के सारे रिवर के अक्रॉस जितने भी एरियाज है, पोटेंशियल हॉट एरियाज है फॉर प्लेसर गोल्ड माइनिंग। उसके साथ साथ ये अच्छा खासा हमारे पास रिसोर्स मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है, वो ये पूरी हमारी चागी मैग्मेटिक आर्क है, जिसमें से कुछ कंपनीज जैसे रिकोडिक है, बेरी गोल्ड है, NRL है, और FWO की लीजेस हैं, माडी एनर्जीज की लीजेस हैं। बहुत से एरिया पड़ा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, लेकिन इसको भी एक्सप्लोर हमने करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। तीसरी हॉट कमोडिटी जब से US पाकिस्तान में आया है वो है एंटीमनी। एंटीमनी आपको पता है एक क्रिटिकल मिनरल है जो कि एमोनेशन में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी है, तो पाकिस्तान में हमारे पास पूरा जो साउथ बलोचिस्तान है, वशूक का एरिया, और जो पशीन का एरिया है जो चमन बॉर्डर के साथ है, ये सारा का सारा एंटीमनी रिच एरिया है, लेकिन टेक्निकली इसको हमने ढूंढना है। चौथी कमोडिटी हमारे पास लेड जिंक की है जो कि पूरा खुशदार का एरिया है। इसके अलावा हमारे पास जो एरिया पड़ा है वो चित्राल का पड़ा हुआ है, पूरी GB बेल्ट पड़ी है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस चीज़ पे काम करना है, सही टेक्नोलॉजी के बुरे कार्ड लाते हुए अच्छे एक्सपर्ट के साथ इनको एक्सप्लोर करके डेटाबेस बनाना है। अगर हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे, हम अगर सिर्फ बातें करेंगे, तो आप बताते चलो पूरी दुनिया में कमोडिटीज ऐसे सेल नहीं होती। लोग, इन्वेस्टर हमेशा रियल टाइम डाटा देखता है कि हाउ मच डेटाबेस इज अवेलेबल ड्यूली साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, और वो रेडिली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूं कि अभी दुनिया में आपको अगर मैं एक रेफरेंस दूं पेरिस ट्रीटी का, कि 2030 के बाद जो जेट फ्यूल है
वो पेरिस ट्रीटी के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा सैप में, जिसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कहते हैं, ठीक है। तो सैप के सिलसिले में एक स्विस फर्म है, दे आर कमिंग टू पाकिस्तान, और वो अपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगी इन मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स की, इस फ्लूइड को लगाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको पता है अरबाब के, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमारे पास फूड और एग्रीकल्चर वेस्ट बहुत ज्यादा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, माइनिंग है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। तो इन तमाम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हुए हम इस सैप एविएशन फ्लूइड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें एक दूसरा पॉइंट जो अक्सर आप कहते हैं, डिजिटल टोकनाइजेशन। तो एक दुनिया में कंसेप्ट है कार्बन क्रेडिटिंग का। हमारी जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, वो टेक्सटाइल की हो, वो कंस्ट्रक्शन की हो, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की हो, वो हाइड्रोकार्बन्स की हो, वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, कार्बन एमिशन होती है। तो पूरी दुनिया में एक नया मॉडल है कार्बन क्रेडिटिंग का। सो ऐसे आई नो अ फ्यू कंपनीज जो कि पाकिस्तान में आ रही हैं, और अगर ये आ जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा अरबाब ये है कि हम IMF से फंडिंग ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से 1.5% के ऊपर, जो मिनिमम है। तो ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीजें हैं कि अगर हम अपने डेटाबेस पे काम करें और अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है तो ये एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेरस वे होगा 2030 प्लान के लिए। सही। तो अदनान साहब, ये जो अभी हम दुनिया के अगर हालात देखें इस वक्त, जो 15-20 दिनों में सूरत हाल तब्दील हुई है, तो पाकिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन को कितनी संजीदगी से लिया जाना चाहिए? क्योंकि जब भी इस तरह के हालात पैदा होते हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं, एक रास्ता बंद हुआ तो उससे दुनिया की 20% ऑयल की ट्रेड रुक गई। तो ये इन हालात को ख़ासतौर पर मद्देनज़र रखते हुए मुस्तकबिल में इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सके, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन पर इस वक्त कितना फोकस होना चाहिए और पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में इस फील्ड में? बिल्कुल अरबाब, अभी अगर आप देखें तो पहाड़ बेसन में जो हमारा एक मैच्योर बेसन है, OGDCL, PPL और हमारे जितने भी कंसोर्शियम कंपनीज हैं वो एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, कुछ स्मॉल स्केल डिस्कवरीज भी आ रही हैं। मेजर पाकिस्तान की डिस्कवरी ड्यू है ऑफशोर के अंदर। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा बेसिकली जो डेली कैपेसिटी है वो तकरीबन 4 लाख बैरल पर डे के, और हमारी जो ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन हो रही है वो 80 से 90 हज़ार बैरल पर डे है। तो हम ऑलरेडी एक डेफिसिट में है, तो इसलिए हम गल्फ कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वहाँ एक तो क्रूड ऑयल लाइट वेट है, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसी वेट के लाइट वेट के अकॉर्डिंगली डिजाइन की गई हैं। अभी आपने रशिया को सुना होगा कि कुछ कंट्रीज रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रशिया को हम क्यों नहीं इंपोर्ट करते? क्योंकि एग्रीमेंट फॉर ईयर्स होते हैं। और उसके दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये, जो रशियन ऑयल है वो काफी थिक बेस है, उसकी API काफी ज्यादा है, तो हमारी जो रिफाइनरी है उसके कंपेटेबल नहीं है। लेकिन इस जो 20 दिनों में ग्लोबल कंडीशन हुए हैं, इससे हमें एक चीज ये सीखनी है कि इस तरह के हालात अगर होते हैं तो हमें सस्टेनेबल वे की तरफ जाना पड़ेगा। और सस्टेनेबल वे ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करें, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको आउटसोर्स करें, क्योंकि ये रीजनल जो ट्रेंड बना है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2026 के पहले 8 माह में नुमायां तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जुलाई से फरवरी तक IT एक्सपोर्ट्स 2.97 अरब डॉलर तक पहुंची, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये एक्सपोर्ट 2.48 अरब डॉलर थी। अब इस तरह तकरीबन 19.6% का इजाफा सामने आया, जो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन हालिया महीनों में ये रफ्तार कुछ सुस्त होती नज़र आ रही है। दिसंबर 2025 में IT एक्सपोर्ट्स 437 मिलियन डॉलर थी, जो जनवरी 2026 में कम हुई और 374 मिलियन डॉलर पर आई। फिर फरवरी में इसमें मजीद कमी हुई और 365 मिलियन डॉलर पर ये आ गई, यानी सिर्फ 2 माह में तकरीबन 72 मिलियन डॉलर नीचे आई हैं, जो एक तशवीश की बात है। अब अगर यही रफ्तार बरकरार रही और माहाना औसत तकरीबन 365 मिलियन डॉलर रही, तो साल के अख्ताम तक कुल IT एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 4.5 अरब डॉलर तक तो पहुंच जाएंगी। और इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत का जो 5 अरब डॉलर का एक टारगेट था, उसको पूरा करना किसी हद तक मुश्किल हो सकता है। पिछले 2 सालों में IT सेक्टर ने मुल्की एक्सपोर्ट में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है, और जिसकी बड़ी वजूहत में हुकूमती पॉलिसी सपोर्ट के साथ स्टेट बैंक की तरफ से IT कंपनीज को 50% फॉरेन एक्सचेंज रखने की इजाज़त है, जिससे कंपनीज की माली पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। इसके अलावा आलमी सतह पर आउटसोर्सिंग की मांग में इजाफा हुआ है, और फिर ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ जो इस वक्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो, और यूरोप में मजीद फिर ये भी है कि पाकिस्तान में लो कॉस्ट स्किल फोर्स ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। फ्रीलांसर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ने ओवरऑल अर्निंग्स को बढ़ाने में मदद दी है। डिजिटल पाकिस्तान और उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे भी
तवील मुद्दती तरक्की के लिए बुनियाद फराम कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2029 तक एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर्स तक पहुंचाना है। लेकिन IT सेक्टर में कई चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जियो पॉलिटिकल सूरत हाल है और अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है उसने आलमी मार्केट के हर सेक्टर को मुतासर किया है, जिससे IT प्रोजेक्ट्स में भी ताख़ीर हो रही है। इसका असर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है। फिर दूसरा बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंटरनेट की गैर मुस्तकिल रफ्तार और बिजली के मसाइल और फिर IT कंपनीज और फ्रीलांसर्स के काम में रुकावट बनते रहते हैं। इसके साथ साथ एक्सपर्ट्स का जो फुकदान है वो भी एक किसी हद तक मसला रह सकता है, चूँकि 10% सिर्फ IT ग्रेजुएट्स आला मेयार के काम करने के इस वक्त काबिल हैं। और इस सेक्टर में टैक्स निज़ाम ये भी एक बड़ा अहम मसला है। इस पर भी अब हुकूमत को किसी हद तक तवज्जो मज़ीद देनी चाहिए। अब ये तमाम चैलेंजेस के बावजूद ये सेक्टर किस तरह से आगे पाकिस्तान को ले जा सकता है, एक्सपोर्ट्स को, इस पर हम बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब चेयरमैन पाशा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी जो मौजूदा इस वक्त सूरत हाल है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, ये बुनियादी वजह है जो हम 2-3 माह से अपने IT के जो नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी कमी देख रहे हैं, क्योंकि ये तो पिछले 15 दिन की सूरत हाल है। जनवरी और फरवरी के जो फिगर्स हैं हमारी IT एक्सपोर्ट्स के, वो दिसंबर के मुकाबले में खासे कम है। देखें, ये इसमें सीजनैलिटी तो होती है। अगर आपने कंपेयर करना है तो आप फरवरी के नंबर्स पिछले साल फरवरी से कंपेयर करते हैं, बिकॉज हर साल जो है बिट ऑफ सीजनैलिटी। तो अगर आप पिछली फरवरी 2025 से अभी कंपेयर करें तो हमारे नंबर्स तकरीबन 20% ऊपर हैं। हैविंग सेड दैट, जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा और इसका इम्पैक्ट हमें अगले माह 1-2 माह में नज़र आएगा, जब वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमारी रेमिटेंसेस स्लो होंगी, हमारे प्रोजेक्ट्स कम होंगे। अमेरिका में भी अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर रिसेशन आएगा। मिडल ईस्ट, जो अमेरिका रिप्रेजेंट्स अबाउट 65 to 70% ऑफ आवर मार्केट। उसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर सऊदी वाज अ बिग मार्केट, कतर वाज अ बिग मार्केट। UAE के अंदर से हमारी बहुत रेमिटेंसेस आती थी टेक एक्सपोर्ट्स की। तो वो सारे जो है ज़ाहिर है नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा इसका। एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी बाकी जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी रहें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मज़ीद बढ़े और हमारी कंपनीज़ को अभी मौका मिले कि जहाँ पे ये इम्पैक्ट ग्लोबल दुनिया में हो रहा है, ये इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तानी कंपनीज़ पे नहीं होगा, ये हमारे जो कंपेटिटर नेशंस हैं वहाँ पे भी होगा। और एक नई दौड़ लगेगी। और IT एक इस किस्म की इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग अपने कस्टमर्स या प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं कर देते, वो लो कॉस्ट प्लेयर्स की तरफ या ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर्स की तरफ जाते हैं। तो अब हमें करना चाहिए वो ये कि हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास ये मौका है कि हम जाके मजीद बिजनेस कैप्चर कर सकें। इस डिस्ट्रप्शन की वजह से, एवरी डिस्ट्रप्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, पर उसके लिए हमें अपनी फिस्कल पॉलिसीज ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। सो अगर हम अपनी फिस्कल पॉलिसीज ठीक कर पाए तो ये जो हमें एक डिस्ट्रप्शन आई है, हम इसे एज एन अपॉर्चुनिटी भी ट्रीट कर पाएंगे। तो सजाद साहब, ये ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो सबके लिए एक ही जैसी है, लेकिन हम चूँकि एक इमर्जिंग मार्केट के तौर पर उभर रहे थे, बहुत सारी बड़ी मईशतें ऐसी हैं जहाँ IT सेक्टर्स उनके बिल्कुल सेटल हो चुके हैं। IT मार्केट पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है, तो अब हमें उनके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर दोबारा से हमें स्टार्ट लेना पड़ेगा, चूँकि हम बहुत बड़ा एरिया और बहुत सारी मार्केट्स को कवर अप कर चुके थे। जी, हमारा अभी हम ग्लोबली वी आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद, पर हमें जो करना है अपनी फिस्कल पॉलिसी, फॉर इंस्टेंस हमें ना इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हम अपनी पॉलिसी के अंदर क्लैरिटी लाएं, और लॉन्ग टर्म है वो बहुत जल्दी खासतौर पे अराउंड टैक्सेशन चेंज हो जाती हैं। सो हमें जो इस वक्त जो स्पेशली FTR रजीम है वो हमें अभी एक्सटेंड कर देनी चाहिए, हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए जून तक का। हमें अभी अनाउंस कर देना चाहिए कि जी हमारी टैक्स पॉलिसी जो भी है हमारी इंडस्ट्री के बारे में वो कंटिन्यू रहेंगी अगले 10 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हमारा एक रिमोट वर्कर्स वाला इशू है टैक्सेशन का, वो हम करें। और हमें अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैपिटल गेन्स का जो इशू है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज। अगर हम उसे ठीक करें तो हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट खींच भी सकते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो अभी हम नहीं खींच पा रहे हैं। सो अगर हम अपनी टैक्सेशन पॉलिसी थोड़ी सी ठीक कर दें तो हम इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और हमारे पास जो हमारी एस्टैब्लिश्ड हमारे कंपेटिटर नेशन हैं जिधर एस्टैब्लिश्ड IT इंडस्ट्री, उनका बहुत बिजनेस खींच भी सकते हैं, बिकॉज उनके कस्टमर्स विल बी लुकिंग फॉर लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट ऑपरेटर्स, एंड दैट्स वेयर वी प्ले। तो यानी इस सिचुएशन को अगर हम एज ए अपॉर्चुनिटी लें तो जो हमारे टारगेट सेट किए हुए हैं अगले 1 साल के लिए, अगले 3-4 साल के लिए, उनमें कहीं कोई बहुत बड़ा नहीं फ़र्क पड़ने जा रहा है। जो 1-2 महीने का स्लो डाउन पीरियड है ये सिर्फ एक सीजनल है, ये हर साल ऐसे ही आता है, हम दोबारा इसको रिकवर कर जाएंगे।
जी, अगर हमने अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज ठीक कर ली और वो कर ली जो कि इंडस्ट्री कह रही है, तो फिर तो हम टेक अप कर लेंगे। पर अगर हमने अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज ठीक ना की तो देन ऑब्वियसली कि हम वो मैच नहीं कर वो हम मीट नहीं कर पाएंगे टारगेट्स, बिकॉज ग्लोबल डिसरप्शन तो है। इस वक्त हमने एज यूजुअल काम नहीं करना, वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, और हमने ज़माने और हालात के साथ बदलना है। अगर हम एज वैसे ही चलते रहे और वैसे ही हमने अपने पॉलिसीज रखी जिस तरह, वी विल नॉट बी एबल टू विन, हमारे कस्टमर्स भी लूज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।